नमस्कार। सुबह 9 बजे के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति। आइए शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। अरुणाचल में राष्ट्रपति शासन पर सुप्रीम कोर्ट को केंद्र आज देगा जवाब। राज्यपाल ने कल ही सौंपी रिपोर्ट लीक होने पर कांग्रेस की प्रधानमंत्री से कार्रवाई की मांग। सोलर स्कैम में एफआईआर दर्ज करने के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे ओमान चांडी। इस्तीफे की मांग पर अड़ा विपक्ष, कांग्रेस का इनकार। सर्बानंद सोनोवाल होंगे असम में बीजेपी के मुख्यमंत्री पद का चेहरा। पार्टी संसदीय बोर्ड का फैसला, जून से पहले होना है चुनाव। ड्रग्स के प्रसार पर सख्त सुप्रीम कोर्ट, केंद्र को 6 महीने के भीतर जब्त ड्रग्स के लिए विशेष भंडारण सुविधा बनाने का आदेश। का सत्तारूढ़ नेताओं और पुलिस के गठजोड़ से फल फूल रहा है धंधा। जीका वायरस के फैलाव पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जारी की चेतावनी। हालात से निपटने के लिए सोमवार को आपात बैठक। भारत का गर्भवती महिलाओं के पीड़ित देशों में यात्रा से बचने की सलाह। अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की सिफारिशों के बारे में राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। केंद्र को आज जवाब देना है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री नबाम तुकी ने राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के खिलाफ कल सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर की है। वहीं कांग्रेस ने मीडिया में राज्यपाल की रिपोर्ट लीक होने पर प्रधानमंत्री से कार्रवाई की मांग की है। अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के मामले में आज केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करना है। राज्यपाल ने कल सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। केंद्र को भेजी रिपोर्ट में राज्यपाल ने अरुणाचल प्रदेश की लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। जो भी कानून व्यवस्था के संबंध में जानकारियां राज्यपाल ने केंद्र सरकार को दी थी, वो सारी रिपोर्ट्स और जो भी उन्होंने कम्युनिकेशन भेजी थी, वो सारी की सारी सील कवर में हमने उनको दे दी हैं। क्योंकि हमने सील कवर में दी हैं, इसलिए उनके कंटेंट्स के बारे में और कोई जानकारी देना शायद इस समय उचित नहीं होगा। वहीं अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नबाम तुकी ने राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के खिलाफ कल सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर की। तुकी की याचिका पर कांग्रेस की ओर से दायर याचिका के साथ सोमवार को सुनवाई हो सकती है। इस बीच तुकी ने राज्यपाल की रिपोर्ट के बारे में मीडिया में चल रही खबरों पर कहा कि सारे आरोप बेबुनियाद हैं। They are all baseless allegations. They have to prove it. They have to prove it. Until and unless there is proper proof, they cannot allege like that. ना? वहीं कांग्रेस ने मीडिया में राज्यपाल की रिपोर्ट लीक होने पर सख्त ऐतराज जताया है। पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रिपोर्ट लीक करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तो बीजेपी ने कांग्रेस पर इस मामले में राजनीति करने का आरोप लगाया। It is an affront to the constitution bench of the Supreme Court. It is an affront to the constitutional mores, and it is an affront to the basic tenets of federalism and democracy. We demand that Prime Minister Shri Narendra Modi comes forward and gives a comprehensive answer on the लीकेज ऑफ द रिपोर्ट। केंद्र सरकार की सिफारिशों के बाद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मंगलवार को अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने को मंजूरी दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केरल के मुख्यमंत्री ओमन चांडी सौर ऊर्जा घोटाले में अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज करने सतर्कता अदालत के फैसले को आज हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। केरल की एक सतर्कता अदालत ने कल मुख्यमंत्री चांडी और राज्य के ऊर्जा मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। सौर ऊर्जा घोटाला मामले में मुश्किलों में घिरे केरल के मुख्यमंत्री ओमान चांडी हाईकोर्ट में अपील करेंगे। वो विजिलेंस कोर्ट के उनके और राज्य के ऊर्जा मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश को चुनौती देंगे। ओमान चांडी ने इस मामले में पार्टी आलाकमान से बात करने और अपने खिलाफ साजिश की बात कही है। ധാർമ്മികതയ്ക്കപ്പുറമാണ് മനസ്സാക്ഷിയുടെ ശക്തി. ഞാൻ ഘടകകക്ഷി നേതാക്കളുമായി സംസാരിക്കും, ഹൈക്കമാൻഡുമായിട്ട് സംസാരിക്കും, എന്നിട്ട് ഉചിതമായിട്ടുള്ള തീരുമാനമെടുക്കും। एफआईआर दर्ज करने के आदेश की खबर आते ही सीपीएम की अगुवाई वाले विपक्षी एलडीएफ ने राज्य में कई जगह प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री चांडी के इस्तीफे की मांग की। चीफ मिनिस्टर एंड द इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर should immediately resign.
in the background of the Thrissur Vigilance Court decision. बीजेपी ने राज्य की कांग्रेस नेतृत्व वाली यूडीएफ सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। वहीं कांग्रेस ने किसी प्रकार की गड़बड़ी से इनकार किया है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री होते हुए सोनिया गांधी और राहुल गांधी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, मगर कहीं भ्रष्टाचार से लड़ना है तो चांडी और वीरभद्र का दोनों का इस्तीफा ले लेना चाहिए। Commission is examining the matter. We will take recourse to all legal remedies, and having discussed the matter with all leaders of the party, there is no need for Shri Oman Chandi to resign at this stage. मुख्यमंत्री को करोड़ों रुपए की रिश्वत देने का आरोप लगाने वाली सरिता नायर ने जस्टिस शिवराजन न्यायिक जांच आयोग के सामने गवाही दी थी। Between CM and me was of 1.90 CR. One at Vijnan Bhavan, Delhi, and second the other one at Trivandrum through his PA Thomas Kuruvilla. सोलर घोटाला पिछले 2.5 साल से सुर्खियों में है। पहले सरिता नायर और बीजू राधाकृष्णन पर कारोबारियों और अनिवासी भारतीयों को धोखा देने का आरोप लगा था। दिसंबर में सरिता नायर ने जांच आयोग के सामने मुख्यमंत्री चांडी को 1.9 करोड़ और ऊर्जा मंत्री आयारदन मोहम्मद को 40 लाख रुपए की घूस का बयान दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हैदराबाद में दलित छात्र रोहित वेमुला की मौत के मामले में छात्रों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने विरोध तेज कर दिया है। आज अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण से जुड़ी संसदीय समिति हैदराबाद विश्वविद्यालय का दौरा कर सकती है। छात्रों के समर्थन में हैदराबाद विश्वविद्यालय के शिक्षक भी कल 1 दिन की भूख हड़ताल पर बैठे। वो वीसी अप्पा राव को तत्काल पद से बर्खास्त और कार्यकारी वीसी विपिन श्रीवास्तव को हटाने की मांग कर रहे हैं। इस बीच केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज अशोक कुमार रूपनवाल को जांच आयोग का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। सरकार ने रोहित वेमुला की आत्महत्या के मामले में इस जांच आयोग का गठन किया है। इस बीच कार्यकारी वाइस चांसलर ने विश्वविद्यालय में धीरे धीरे माहौल सामान्य होने की बात कही है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल सब कमेटी का भी चेयरमैन था, तो इनको आके अभी यूनिवर्सिटी का वीसी बनाया था। तो इसके खिलाफ हम दिल्ली में हमारा आंदोलन लेने के लिए एक प्लान कर रहे हैं। वो प्लान ऑफ एक्शन आने वाले दिन में 30 तारीख को रोहित के जो भी बर्थ एनिवर्सरी होगा उस दिन पे हमारा दिल्ली वाली प्लान ऑफ एक्शन को अनाउंस करेंगे। हमारे जो नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज हैं, रजिस्ट्रार्स ऑफिस, फाइनेंस ऑफिस एक्सेट्रा, दे कुड फ्रीली go to their offices, to their desks without any resistance. I will try to see that the classes are also starting from tomorrow. राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने गुजरात आतंकवाद और संगठित अपराध विधेयक 2015 को लौटा दिया है। राष्ट्रपति ने और जानकारी मांगते हुए कल इसे लौटाया। इस विधेयक को पिछली यूपीए सरकार ने भी 2 बार खारिज कर दिया था। विवादों में घिरा गुजरात आतंकवाद एवं संगठित अपराध विधेयक फिर लटक गया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इस बिल से जुड़ी कुछ और जानकारियां मांगते हुए इसे वापस लौटा दिया। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी विवादों में घिरे गुजरात कंट्रोल ऑफ टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विधेयक को वापस कर दिया। इससे पहले यूपीए सरकार भी इस विधेयक को 2 बार नामंजूर कर चुकी है। राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए पिछले साल सितंबर में ये बिल उनके पास भेजा गया था। ये बिल 2003 से लटका है। तब नरेंद्र मोदी बतौर मुख्यमंत्री इसे लेकर आए थे। इसमें मोबाइल फोन पर हुई बातचीत सबूत के तौर पर मान्य होगी। केंद्र सरकार ने दूसरे केंद्रीय मंत्रालयों के साथ मशवरा करने के बाद आरोप पत्र दाखिल करने की समय सीमा को 90 से बढ़ाकर 180 दिन किए जाने के प्रावधान को मंजूरी दे दी थी। गुजरात विधानसभा ने मार्च 2015 में ये सख्त विधेयक पारित करते हुए उन विवादास्पद प्रावधानों को बनाए रखा था, जिसके चलते 2 बार पहले भी इस विधेयक को राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया था। इस विधेयक को सबसे पहले तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने 2004 में खारिज किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय मंत्री और असम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सर्बानंद सोनोवाल राज्य में पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की अध्यक्षता में कल हुई केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की अगुवाई में गुरुवार को पार्टी की केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। इसमें 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर व्यापक विचार विमर्श किया गया। बिहार के विधानसभा चुनाव में बिना चेहरे के करारी हार झेलने के बाद बीजेपी ने असम में मुख्यमंत्री पद के चेहरे के साथ चुनाव मैदान में जाने का फैसला किया है। बैठक में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को पार्टी की ओर से असम में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने का फैसला किया गया। असम के चुनाव में
पार्लियामेंट्री बोर्ड ने तय किया है कि श्री सर्बानंद सोनोवाल जी के नेतृत्व में पार्टी असम का चुनाव लड़ेगी। सबको साथ लेकर हम असम की जनता की आशीर्वाद मांगेंगे, समर्थन मांगेंगे और हमारा पूरा विश्वास है कि सुशासन और डेवलपमेंट के सिलसिले में जनता अगली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से सत्ता में लाएंगे। बैठक में पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में पूरी ताकत से विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया गया। हालांकि इन राज्यों में पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अब तक कोई फैसला नहीं किया गया है। 5 राज्यों के बारे में चर्चा हुई। अभी निर्णय असम राज्य के बारे में हुआ है। उसके लिए हमारे जो प्रभारी हैं, बाकी लोग हैं, वो उस पर वर्कआउट करेंगे। संसदीय बोर्ड की बैठक में बीजेपी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अमित शाह का अभिनंदन किया गया। अमित शाह को 24 जनवरी को बीजेपी का फिर से अध्यक्ष चुना गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि देश में ड्रग्स की समस्या अलार्मिंग अवस्था में पहुंच चुकी है। कोर्ट ने माना कि देश में ड्रग्स के धंधे को फैलने में पुलिस और सत्तारूढ़ नेताओं का गठजोड़ भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को 6 महीने के भीतर जब्त ड्रग्स के भंडारण के लिए विशेष भंडारण सुविधा बनाने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर की अगुवाई वाली पीठ ने जब्त ड्रग्स की चोरी या हेराफेरी को रोकने के लिए संबंधित एजेंसियों को यह आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने 29 मई 1989 तक पूर्ण हो गए ट्रायल वाले मामलों में पकड़ी गई ड्रग्स को तुरंत नष्ट करने का आदेश दिया। कोर्ट ने सभी राज्यों के ड्रग निस्तारण कमेटियों को निर्देश दिया कि इन पदार्थों को वो बिना वेरिफिकेशन, सैंपलिंग और टेस्टिंग के नष्ट कर दें। इस प्रक्रिया की निगरानी संबद्ध विभाग के मुखिया खुद करेंगे। इसके अलावा शीर्ष अदालत ने सभी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों से कहा कि वो फैसले में दिए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए जजों की कमेटियां बनाएं। ये कमेटियां जरूरत पड़ने पर निर्देश भी जारी कर सकती हैं। रक्षा मंत्रालय ने सेना के 2 वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की है। मेजर जनरल रैंक के 2 अधिकारियों के खिलाफ मिली शिकायतों को सीबीआई को जांच के लिए भेजा गया है। पिछले साल लेफ्टिनेंट जनरल के 3 रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे गए थे। इसके लिए कुल 33 मेजर जनरल ने आवेदन किए थे। इनमें से 2 अधिकारियों के बारे में बड़े पैमाने पर मंत्रालय को शिकायतें मिली थी। इन पर बीआरओ में रहते हुए परियोजनाओं में गड़बड़ी की शिकायतें मिली थी, जिसकी सीबीआई ने जांच भी की थी, लेकिन जांच में आपराधिक मामला चलाने लायक सबूत नहीं मिले थे। दिल्ली में नगर निगम कर्मचारियों की हड़ताल लगातार तीसरे दिन जारी है। शहर में जगह जगह कूड़े के अंबार लगे हैं। बकाये भुगतान को लेकर दिल्ली सरकार और निगम के बीच गतिरोध बरकरार है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तीनों निगमों को भंग करने की मांग की है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के दफ्तर के बाहर ये कचरा सफाई कर्मचारियों ने डाला है। 4 महीने से वेतन न मिलने से नाराज कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन भी किया। एमसीडी के 1 लाख से ज्यादा कर्मचारी बुधवार से हड़ताल पर हैं, जिनमें शिक्षक, डॉक्टर और नर्सें भी शामिल हैं। इनके लिए केवल और केवल दिल्ली के मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं। वो इसलिए पहली बार तो इन्होंने हमें झूठ बोला। पिछली बार जब हमने तीसरी बार स्ट्राइक कॉल ऑफ की थी अपनी, उसमें इन्होंने हमें लिख के दिया था कि जी 1100 करोड़ रुपया आपको दिसंबर के महीने दे देंगे। अभी तक 1 रुपया नहीं दिया इन्होंने। आम आदमी पार्टी इस स्थिति के लिए बीजेपी और केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। सरकार का दावा है कि उसने एमसीडी को उसके हिस्से की रकम दे दी है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ट्वीट में कहा कि जो संगठन वेतन नहीं दे सकता, उसे बने रहने का हक नहीं है। लोग दिल्ली के दुखी हैं, जनता दुखी हो रही है चारों तरफ में कि कूड़ा फैल रहा है उनके घरों के सामने, कूड़ा नहीं उठ रहा उनके घरों से। कर्मचारी दुखी हैं, लोगों के घर में चूल्हा नहीं जल रहा और ये लोग पैसा खा गए, बता नहीं रहे कहां गया। हम जांच करने की बात कहते हैं तो जांच करने से मना करते हैं, जांच नहीं करने देंगे, आपके पास अधिकार नहीं है। हम जांच करने का अधिकार नहीं रखते, सिर्फ पैसा देने का अधिकार रखते हैं। ये कैसा अधिकार है? आम आदमी पार्टी के आरोपों का जवाब देने के लिए बीजेपी दिल्ली के तीनों मेयर के साथ सामने आई। आज भी नॉर्थ एमसीडी का 1200 करोड़ रुपया दिल्ली की केजरीवाल सरकार के ऊपर बकाया है एज पर 3rd फाइनेंस कमीशन, और अगर 4th फाइनेंस कमीशन की बात करें तो ये पैसा और बढ़ जाता है। और इसके अलावा वो कभी ये कहते हैं कमिश्नर ने लेटर लिख दिया। मेरे पास 21 तारीख का लेटर है जिसके अंदर बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि हमारे को 1200 करोड़ रुपया लगभग दिल्ली सरकार से लेना है। वेतन के अलावा कर्मचारी तीनों निगमों को एक करने की मांग कर रहे हैं। अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने की मांग भी वो लंबे वक्त से उठा रहे हैं।
निगम के कर्मचारी इन मांगों को लेकर पिछले 1 साल में कई बार हड़ताल पर जा चुके हैं। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। कलम के जरिए समाज में घटती घटनाओं को कहने का एक अलग नजरिया। समाज में विसंगति हर जगह है, जितना आप उस विसंगति को समझते हो। आप बहुत अच्छा अगर परिवार की विसंगति को समझते हो तो आप एक बहुत अच्छा कहानी लिख सकते हो रिलेशंस पर। मिलिए शख्सियत में मशहूर मारूफ व्यंग्यकार डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी से शनिवार रात 10:30 बजे और रविवार सुबह 11 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शहरी विकास मंत्रालय ने उन 20 शहरों के नामों की घोषणा कर दी है जहां सबसे पहले स्मार्ट सिटी बनेगी। इसमें भुवनेश्वर का नाम सबसे ऊपर है, इसके बाद पुणे और जयपुर है। इस सूची में उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, झारखंड, उत्तराखंड और हरियाणा समेत 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसी शहर को जगह नहीं मिल पाई है। शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू ने स्मार्ट सिटी के लिए चुने गए 97 शहरों में से 20 की घोषणा कर दी है। इनमें भुवनेश्वर, पुणे, सोलापुर, जयपुर, उदयपुर, सूरत, अहमदाबाद, जबलपुर, इंदौर, भोपाल, कोच्चि, विशाखापट्टनम, काकीनाडा, धवनगिरी, बेलगाम, कोयम्बटूर, चेन्नई, गुवाहाटी, लुधियाना और नई दिल्ली नगरपालिका क्षेत्र शामिल हैं। केंद्र सरकार ने 3 समितियों की रिपोर्ट के आधार पर इनका चयन किया है। Implementation framework including feasibility, cost effectiveness, which has a weightage of 30%, followed by the result orientation 20%, citizen participation 16%, smartness of proposal 10%. केंद्र सरकार हर स्मार्ट सिटी को पहले साल 200 करोड़ रुपए देगी। इसके बाद अगले 3 साल तक हर वर्ष 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। हर स्मार्ट सिटी के लिए एक विशेष कंपनी बनेगी जिनमें राज्य सरकार और शहरी निकायों की आधी-आधी हिस्सेदारी होगी। A total investment of 50,802 crores has been proposed in these cities and towns during the 5-year period from the center. Of this, 38,693 crores will be spent on area development and rupees 12,109 crore on a total of 56 pan city solutions. इन शहरों में 24 घंटे बिजली और पानी की आपूर्ति होगी। साथ ही परिवहन के साथ कचरा प्रबंधन और सूचना तकनीक की भी पूरी सुविधा होगी। केंद्र सरकार ने बाकी बचे राज्यों को 15 अप्रैल तक फिर से प्रस्ताव सौंपने को कहा है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने माना है कि कांग्रेस से अलग होकर पार्टी बनाने का फैसला गलत था। अपनी किताब द टर्बुलेंट ईयर्स में उन्होंने लिखा है कि जब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की कैबिनेट में उन्हें नहीं लिया गया तो वो उनके लिए निराशा वाले दिन थे। राष्ट्रपति की दूसरी आत्मकथा है जिसका कल दिल्ली में विमोचन किया गया। गुरुवार को उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की आत्मकथा के दूसरे हिस्से द टर्बुलेंट ईयर्स का विमोचन किया। राष्ट्रपति ने स्वीकार किया कि किताब में उनके जीवन से जुड़ी अहम जानकारियां हैं। Thereafter 80 to 96, including the fiasco which I myself created in floating my party, and I have candidly recognized in the book that I should not have ventured this because I was never a mass leader. उपराष्ट्रपति ने कहा कि पुस्तक में संघवाद, राजनीति और सामाजिक परिवर्तन पर अहम बातचीत शामिल है। Observations on the nature of the Indian polity, the nature of Indian union, Indian federalism, which need to be read carefully and read again and again, because these are the problems that we confront on a daily, weekly, monthly, yearly basis. कार्यक्रम में बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व सीएजी विनोद राय, कांग्रेस नेता कर्ण सिंह और पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह भी मौजूद थे।
राज्यसभा सांसद चंदन मित्रा ने पुस्तक का सार पढ़ा और कहा कि इस पुस्तक में राष्ट्रपति ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद खुद के प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में शामिल होने से इनकार कर अभी तक इस बारे में सारी अफवाहों को शांत करने का प्रयास किया है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। भारत पाकिस्तान सचिव स्तर की वार्ता के लिए फिलहाल किसी तारीख पर सहमति नहीं बनी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा है कि जब भी बातचीत होगी पठानकोट आतंकी हमले पर चर्चा जरूर की जाएगी। पाकिस्तान की तरफ से सीमा पर बलून की घटनाओं को विदेश मंत्रालय ने खतरनाक बताया। पठानकोट आतंकी हमले पर पाकिस्तान की तरफ से कोई पुख्ता कार्रवाई नहीं होने से दोनों देशों के बीच विदेश सचिव स्तर की बातचीत अधर में लटक गई है। हालांकि विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों देश एक दूसरे से निरंतर संपर्क बनाए हुए हैं। Reached when EM had visited Pakistan was very clear that the two foreign secretaries will meet to decide on the schedule and the modalities of the comprehensive bilateral dialogue, and it was also agreed that the terror track would be handled by the national security advisors. भारत ने कहा है कि मुंबई आतंकी हमले के बारे में भी पाकिस्तान का यही रवैया रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा कि भारत ने जितने सबूत दिए हैं उसके आधार पर वो जांच करे और अदालतों में उसके सबूत पेश करे। We see the Mumbai terror attack trial in Islamabad as a test of Pakistan's sincerity in combating terrorism directed against India. It is Pakistan's responsibility to unearth and present the requisite evidences in the ongoing trial so that the perpetrators are brought to justice. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि जब भी सचिव स्तर की वार्ता होगी पठानकोट आतंकी हमले का मामला जरूर उठाया जाएगा। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। पहली बार पासपोर्ट बनाने वालों के लिए विदेश मंत्रालय ने शर्तें आसान कर दी हैं। अब 5 मनचाही तारीखों में समय मिल जाएगा और सिर्फ 4 दस्तावेज पेश करने के बाद पासपोर्ट बन जाएगा। इसमें आधार संख्या, मतदाता पहचान पत्र और पैन कार्ड के अलावा पता और आपराधिक मामले में ना होने का शपथ पत्र पेश करना होगा। ये प्रावधान 27 जनवरी से लागू हो गया है। पुलिस वेरिफिकेशन में देरी की वजह से पहले इसमें 1 महीना लग जाता था। ब्राजील सहित कई अमेरिकी देशों में पैर पसार रहा जीका वायरस अब खतरनाक अवस्था में पहुंचता जा रहा है और इसे लेकर अब भारत को भी खतरा पैदा हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत सहित उन सभी देशों को एक चेतावनी जारी की है जहां एडीज मच्छरों के वाहक पाए जाते हैं। इस बीच भारतीय मेडिकल एसोसिएशन ने गर्भवती महिलाओं को जीका पीड़ित देशों में सफर करने से बचने की सलाह दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आगाह किया है कि जीका वायरस खतरनाक तरीके से अमेरिकी महादेश में फैल रहा है। इससे 30 से 40 लाख लोग संक्रमित हो सकते हैं। इससे निपटने के लिए WHO ने एक आपातकालीन टीम का गठन किया है जो सोमवार को बैठक करने वाली है। As of today, cases have been reported in 23 countries and territories in the region. The level of alarm is extremely high. ब्राजील में इस वायरस के फैलने से लोगों में दहशत है। यहाँ इससे हजारों लोग संक्रमित हो चुके हैं। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने कहा है कि वो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में इस साल होने वाले ओलंपिक खेलों से पहले सभी राष्ट्रीय ओलंपिक संघों को जीका से निपटने की सलाह देगा। जीका वायरस से पीड़ित गर्भवती महिलाएं ऐसे शिशुओं को जन्म देती हैं जिनका मस्तिष्क पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ग्रीस में गुरुवार को हुए एक नौका हादसे में 24 प्रवासियों की मौत हो गई। मरने वालों में 10 बच्चे भी शामिल हैं। ओवरलोडिंग को नौका डूबने की वजह माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त उसमें करीब 45 लोग सवार थे। 10 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, जबकि कई लोग अब भी लापता हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब ये नौका तुर्की से प्रवासियों को लेकर ग्रीस की तरफ जा रही थी। ग्रीस के सामोस आइसलैंड के नजदीक पहुंचते वक्त यह हादसा हुआ। बात करेंगे खेलों की दुनिया की। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच आज दूसरा T20 मैच मेलबर्न में खेला जाएगा। 3 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे है। पहला T20 जीतने के बाद टीम इंडिया के पास ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरा T20 जीतकर सीरीज अपने कब्जे में करने का सुनहरा मौका है। पहला T20 एडिलेड में भारत ने 37 रनों से जीता था। टीम इंडिया भारतीय टीम अगर दूसरा T20 मैच जीत लेती है तो उसके पास आखिरी T20 मुकाबले में प्रयोग करने का मौका होगा। मार्च और अप्रैल में अपनी मेजबानी में होने वाली वर्ल्ड T20 से पहले भी ये बेहतरीन मौका है।
बात टेनिस की और बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन की। भारत की सानिया मिर्जा और स्विस खिलाड़ी मार्टिना हिंगिस जीत की लय को बरकरार रखते हुए आज महिला डबल्स का खिताब जीतना चाहेंगी। आज खेले जाने वाले फाइनल मुकाबले में सानिया और हिंगिस के सामने चेक गणराज्य की जोड़ी एंड्रिया लावाकोवा और लूसी हराडेका के साथ होगा। अगर सानिया हिंगिस ये मुकाबला जीतने में कामयाब होती हैं तो इस जोड़ी की लगातार 36वीं जीत होगी। पिछले साल सानिया हिंगिस की जोड़ी ने विंबलडन और अमेरिकी ओपन का खिताब जीता था। और इतना ही नहीं, सानिया मिर्जा और क्रोएशिया के इवान डोडिक की जोड़ी मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में सानिया और इवान की जोड़ी ने मौजूदा चैंपियन लिंडा पेस और हिंगिस की जोड़ी को 7-6, 6-3 से हराया। वहीं सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष एकल के फाइनल में जगह बना ली है। जोकोविच ने सेमीफाइनल में स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर को 4 सेटों के मैच में 6-1, 6-2, 3-6 और 6-3 से मात दी। पहले 2 सेटों में जोकोविच का खेल शानदार रहा। उन्होंने फेडरर को कोई मौका नहीं दिया। हालांकि तीसरा सेट फेडरर जीतने में कामयाब रहे, लेकिन चौथे सेट में जोकोविच ने जीत दर्ज करके फेडरर का सफर खत्म कर दिया। बात अगर महिला सिंगल्स की करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में फाइनल के लिए अब लाइनअप तय हो गया है। अमेरिकी खिलाड़ी सेरेना विलियम्स महिला एकल के फाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में सेरेना ने पोलैंड की रद्वांस्का को सीधे सेटों में 6-0, 6-4 से मात दी। अब सेरेना की नज़र 22वें ग्रैंड स्लैम खिताब को जीतकर स्टेफी ग्राफ के रिकॉर्ड तक पहुंचने पर है। अब तक 21 ग्रैंड स्लैम जीत चुकी सेरेना एक और ग्रैंड स्लैम जीतने पर स्टेफी ग्राफ के 22 ग्रैंड स्लैम के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगी। फाइनल जीतने पर 34 साल की सेरेना का ये 7वां ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब होगा। फाइनल में सेरेना के सामने जर्मनी की एंजेलिक कर्बर की चुनौती होगी। कर्बर ने सेमीफाइनल में ब्रिटेन की योहाना कोंटा को 7-5, 6-2 से हराकर फाइनल में जगह बनाई है। कर्बर ने पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल तक का सफर तय किया है। सेरेना और कर्बर के बीच फाइनल मुकाबला कल खेला जाएगा। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। अरुणाचल में राष्ट्रपति शासन पर सुप्रीम कोर्ट को केंद्र आज देगा जवाब। राज्यपाल ने कल ही सौंपी रिपोर्ट लीक होने पर कांग्रेस की प्रधानमंत्री से कार्रवाई की मांग। सोलर स्कैम में एफआईआर दर्ज करने के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे उमान चांडी। इस्तीफे की मांग पर अड़ा विपक्ष, कांग्रेस का इनकार। सर्बानंद सोनोवाल होंगे असम में बीजेपी के मुख्यमंत्री पद का चेहरा। पार्टी संसदीय बोर्ड का फैसला, जून से पहले होना है चुनाव। ड्रग्स के प्रसार पर सख्त सुप्रीम कोर्ट, केंद्र को 6 महीने के भीतर जब्त ड्रग्स के लिए विशेष भंडारण सुविधा बनाने का आदेश। कहा सत्तारूढ़ नेताओं और पुलिस के गठजोड़ से फल फूल रहा है धंधा। जीका वायरस के फैलाव पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जारी की चेतावनी। हालात से निपटने के लिए सोमवार को आपात बैठक। भारत का गर्भवती महिलाओं के पीड़ित देशों में यात्रा से बचने की सलाह। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आप देख सकते हैं देश देशांतर। नमस्कार।